सो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है सर शुभम गोयल। थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। या थैंक यू। सो हमने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए जो हमारे व्यूअर्स का डाउट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। श्योर। सो सबसे पहले तो मैं गाइड मी थ्रू की जो टीम है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। मेरा नाम शुभम गोयल है। मैंने IIM बैंगलोर से MBA किया है। इससे पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और करंटली मैं एंजल ब्रोकिंग में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब करता हूँ। ओके, सो वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर चैनल। मूविंग ऑन, व्हाट इज योर एजुकेशनल जर्नी? आप कुछ एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए हमें। श्योर। सो मेरा मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो है वो मुंबई से ही है। तो मैंने वर्ली की एक छोटी सी स्कूल है, मराठा मंदिर स्कूल, जामुरी मैदान के वहाँ से मैंने 10th पास किया। उसके बाद वही JEE CET दे के फिर मेरा VJTI में नंबर लग गया, जो महाराष्ट्र का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर वहाँ से मैंने 2 साल जॉब किया R&D में, मशीन डिज़ाइन में, और उसके बाद फिर मैंने कैट की तैयारी करके MBA में एडमिशन लिया और मैंने IIM बैंगलोर से MBA किया और अभी करंटली मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एंजल ब्रोकिंग में काम कर रहा हूँ। ग्रेट। सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपका जो ट्रांजिशन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से MBA मैनेजमेंट डिग्री, उसके बारे में कुछ बताइए। श्योर। सो कभी कैसा होता है कि जब भी आप एक इंजीनियर रहते हो, फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर हो या कंप्यूटर इंजीनियर हो, आपका जो काम का इम्पैक्ट होता है या स्केल होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि एक कंपनी में आप देखोगे बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। तो इम्पैक्ट थोड़ा सा लिमिटेड होता है, प्लस एक मॉनिटरी जो आपको मिलता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वो भी थोड़ा सा लिमिटेड ही होता है हमेशा। तो मेरा मतलब हमेशा से ही एम था कि आप थोड़ा ऊंचा एम करो लाइफ में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ वहां से खैर मैं अच्छा काम तो करता ही हूँ, पर इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता उससे। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसा क्या पोजीशन हो जिसपे मैं काम करूँ तो मेरे को डायरेक्ट कंपनी के बेनिफिट में डिसीजन लेने मिले और मेरा फाइनेंशियली भी इंप्रूव हो जाए सिचुएशन। तो फिर मैंने MBA करने का डिसाइड किया और फिर मैंने MBA का प्रिपरेशन करके जॉब के साथ ही MBA का प्रिपेयर किया और फिर MBA IIM बैंगलोर में एडमिशन हो गया। सो आपका जो स्ट्रगल था वो बहुत इंस्पायरिंग था, तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, वो आपके बारे में क्या था? करेक्ट। तो जैसे मोटिवेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन जनरल। किसी का कोई फ्रेंड मोटिवेट करता है, किसी को कोई पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं। तो मेरा मोटिवेशन एक तो फैमिली से हमेशा ही था, पर खुद से भी मैं काफी मोटिवेटेड था कि नहीं, हमको स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता था कि यार अपन को छोटा इंसान नहीं रहना लाइफ में, अपन को हमेशा कुछ तो एक बड़ा चीज करना है। तो जैसे मेरे को एक बहुत फेमस लाइन याद आती है जो हमेशा मेरे को आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो वो लाइन ऐसी थी कि मुसीबतें आपके दिल के इरादे आजमाएगी, मुसीबतें आपके दिल के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दों को नजरों से हटाएगी, गिर कर भी आपको उठना है दोस्तों, गिर कर भी आपको उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी। क्या बात है। तो ये लाइंस जो है इन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। जैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती, कुछ आ जाती, तो मैं ये लाइंस सुन के मोटिवेट हो जाता था। क्या बात है सर। The first question is, what is product management? हाँ, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली 3 फील्ड का मिक्स होता है। एक अगर एकदम लेमैन टर्म्स में समझाना है, से किसी ने पढ़ाई ही नहीं किया है, अगर उसको बताना है प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो सिंपल बता सकते हो कि मोबाइल में कोई भी एक ऐप है, जैसे YouTube एक ऐप है, तो YouTube में अगर व्यूअर्स का व्यू बढ़ाना है, या YouTube को कौन है, एक तो कंटेंट वाले लोग देख रहे और एक कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, तो दोनों साइड में अगर अपन को ग्रोथ करना है, तो वो जो ग्रोथ करने वाला आदमी है वो है प्रोडक्ट मैनेजर। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो फील्ड है ये 3 चीज का मिक्स है, एक है बिजनेस का, एक है टेक्नोलॉजी का और एक है मार्केटिंग का। तो ये तीनों चीजों के ओवरलैप में जो जिसको थोड़ा थोड़ा सारी चीजों का नॉलेज है वो प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता है। तो मोटा मोटी इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, ये 3 एस्पेक्ट्स है। करेक्ट। ग्रेट। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा ऐसा होगा कि एंट्री पॉइंट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे बन सकता है कोई प्रोडक्ट मैनेजर? करेक्ट है। तो इसके बेसिकली कैसे है, जैसे मैंने बताया कि
बिजनेस वाला जो एस्पेक्ट है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मैनेजर्स, एक होते हैं बिजनेस प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो एंट्री पॉइंट के 3 मेन रास्ते होते हैं। एक तो सिंपल रास्ता ये है कि कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, अगर वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, वो 5-6 साल के बाद जब उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में उसको सिर्फ कोडिंग वोडिंग ही आता होता है। जब वो काम करता है तो उसको लोगों से डील करना आ जाता है। तो एक 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने पहले टेक्निकल पढ़ाई की, इंजीनियर थे, फिर एमबीए कर लिया, तो एमबीए में बहुत सारा बिजनेस और मैनेजमेंट सीख जाते हैं, तो हमको एमबीए करते ही हमको प्रोडक्ट मैनेजर की रोल मिल सकती है। तीसरा रास्ता ये है कि कुछ ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो जैसे समझ लो कि कोई पर्टिकुलर बंदा है जो न्यूज़पेपर कंपनी में बहुत साल से काम कर रहा है, लेट्स से वो बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो उसको ना न्यूज़पेपर का बहुत आइडिया आ जाता है कि लोगों को न्यूज़पेपर में क्या चाहिए। तो अगर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसका अभी ऐप आ रहा है, तो उसके लिए वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आइडियाज दे सकता है कि अरे ऐप में ऐसा कंटेंट डालो तो लोग ज्यादा देखेंगे। तो ऐसा बंदा भी प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता है जिसका एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत साल तक एक्सपीरियंस है और उसको बिजनेस समझ में आ चुका है। ये 3 मेजर रास्ते हैं। So I could say that this is the best explanation for product management. Sir, as a coin has two sides. So what are the pros and cons of product management? करेक्ट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मतलब जो चीज जैसे अपन बोलते हैं ना कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। Exactly. तो कोई भी चीज दूर से एकदम चमकती हुई लगती है, लेकिन नजदीक जाओ तो पता चलता है वो सोना नहीं है। ऐसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एडवांटेज ये है कि आप कंपनी में इंपैक्टफुल काम कर सकते हो। आप जो भी काम करते हो उसका बहुत बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, कंपनी को भी, यूज करने वाले को भी, और पैसे के लेवल पे भी अलग फर्क पड़ता है। तो ये उसका एक एडवांटेज है कि आपको एक इंपैक्टफुल काम करने मिलता है। दूसरा एडवांटेज है कि आपको सैलरी भी काफी मिलती है, हाई लेवल पे अच्छा पैसा मिलता है। अब अगर डिसएडवांटेज की साइड आ जाए तो डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर के पास इतना काम होता है, वो अकेले बहुत सारा काम नहीं करता, उसको बहुत सारी टीमों के साथ कोलैबोरेशन करके काम करवाना पड़ता है। तो अगर किसी बंदे को एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो नया नया ही प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएगा, तो वो टीम्स को ड्राइव नहीं कर सकता कि अरे आप ये काम करके दो। तो वो टीम बोलेगी सर ये काम करने में तो हमको 15 दिन लग जाएंगे, ये बोलेगा ऐसे कैसे 15 दिन लगेंगे, 2 दिन में हो सकता है। तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये उसका थोड़ा ड्रॉबैक है कि आपको बहुत सारा काम करवाना होता है, आपको करना कम होता है। तो वो एक ड्राइविंग जो फैक्टर है वो हर कोई ड्राइव नहीं कर पाता अच्छे से। अगर आपका एक्सपीरियंस हो और आपका फिर नॉलेज हो गया हो, फिर आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। क्या बात है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सब प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले कर रही है यहाँ पे आपके लिए? ओके, तो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। से आज लाइफ में जैसे उन्होंने कहा कि काफी सही पॉइंट है कि लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस को डील करने में स्पिरिचुअलिटी काफी हेल्प करता है। तो मैं पर्सनली बहुत मोटिवेशन लेता हूँ भगवत गीता से। भगवत गीता में एक श्लोक है जो मुझे काफी पसंद है। तो वो श्लोक ने मुझे वो श्लोक ऐसा है कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारता। अब इसका मतलब क्या है कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीत उष्ण सुख दुःखदा, ये जो तुम्हारा लाइफ में जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ये सब आ रहा है ना, खुशी गम ये सब आ रहा है, इसका परमानेंट नहीं है। ये इसका एक स्टार्ट है, आगमापायिनो, ये स्टार्ट होगा ये जाएगा, आगमापायिनो अनित्य, ये टेम्पररी है, ये थोड़े ही टाइम के लिए रहेगा। तो फिर कृष्णा क्या बोलते हैं कि इसीलिए जब हैप्पीनेस आती है तो बहुत ज्यादा खुश मत होना, जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना। अभी अगर तुम देखो तो अपना लाइफ भी ऐसा ही है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। जिसके जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा मतलब वो ट्राई नहीं कर रहा। पर अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी आती है तो तुम उसको टॉलरेट करो कि ठीक है भाई ये भी निकल जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा दुख आ रहा है तो बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाओ क्योंकि ये भी चला जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जी, टॉलरेंस, जो मैंने भगवत गीता से सीखा है। ऐसा काफी लेसन है, ये तो हम किसी और एक पूरा सेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। पर मेनली एक जो बैलेंस का जो रोल स्पिरिचुअलिटी मेरे लाइफ में प्ले कर रहा है, एक सेटिस्फैक्शन वहां से बहुत जनरेट हो रहा है। आप एक रास्ते से पैसा कमा रहे हो और एक रास्ते से आप सेटिस्फैक्शन ले रहे हो, तो ये दोनों ही जरूरी है।
Best answer we could get. Sir, last but not the least, we'll end the session over here. Your message to our subscribers. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितना कि मैंने गाइड मी थ्रू को ऑब्जर्व किया है, आपका मोस्टली जो ऑडियंस है वो यूथ है. 100%. तो यूथ के लिए मेरा एक बहुत सिंपल मैसेज है कि भाई दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए अपन नहीं पैदा हुआ. ठीक है, मतलब तुमको किसी को दिखाना नहीं है कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि जो लोग तुमको पसंद करते हैं वो तुमको वैसे ही पसंद करते हैं, और जो लोग तुमको नहीं पसंद करते, तुम चाहे फिर MS धोनी बन जाओ, वो तुमको नहीं पसंद करेंगे. तो हमको क्या करना है कि हमको कंटिन्यू लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और उसके लिए हमको छोटे छोटे स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे. जैसे बहुत फेमस लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी की, वो क्या बोलते हैं, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं कि लेकिन आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो करियर भी ऐसा ही है. करियर में कोई एकदम अचानक से आप करोड़पति नहीं बन सकते. आपको हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपको 10-15 हजार की जॉब करनी पड़ जाए, लेकिन अगर आप वहां से मुकर गए कि नहीं अपन तो बड़ा ही कुछ करेंगे, तब नहीं हो पाएगा. आप बड़ा करो, लेकिन जो बोलते हैं ना कि मीलों का सफर कुछ कदमों से शुरू होता है, और बुर्ज खलीफा बनाते वक्त भी ईंटों ईंटों से ही बनी थी. बराबर है. तो आपको अगर करियर में बड़ा बनना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. आपको छोटे छोटे सैलरी से जॉब शुरू करना पड़ेगा, और फिर एक दिन जाके आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, और ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही होगा. तो मेरा यही सेंट्रल मैसेज है कि छोटे छोटे कदम लेने से शर्माओ मत. और एक बात याद रखो कि आई कदम आई शर्म तो समझो रुके कदम, इसको कुछ नहीं कर सकते. तो ये मेरा फाइनल मैसेज है. और सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, हमने आपका प्रोफाइल चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, तो हमें पता चला कि आप सोशल वर्क करते हैं. तो कुछ बताइए सोशल वर्क के बारे में. बिल्कुल. तो मैं ये आंसर की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूंगा. एक बार क्या होता है, एक बलून गुब्बारा बेचने वाला रहता है, और एक छोटा सा बच्चा रहता है. तो छोटा बच्चा दिखता है कि गुब्बारा बेचने वाले के पास काफी अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं. तो वो क्यूरियोसिटी में जाता है बलून वाले के पास, और वो बलून वाले को पूछता है, भैया ये लाल गुब्बारा अगर छोड़ दोगे तो ये हवा में उड़ेगा क्या? तो गुब्बारे वाला बोलता है, उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा. फिर बच्चा पूछता है, अच्छा नीला गुब्बारा छोड़ोगे तो वो उड़ेगा क्या? तो बोलता है, हाँ नीला भी उड़ेगा. फिर बच्चा पूछता है, अच्छा सफेद छोड़ोगे तो सफेद उड़ेगा क्या? तो बोलता है, हाँ बिल्कुल उड़ेगा. अरे पगले, बलून वाला बोलता है, पगले गुब्बारा अपने रंग से ऊपर नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई हवा उसके कारण ऊपर उड़ता है. क्या? तो वहां से मुझे ये समझा कि यार जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आदमी अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आदमी जिद से मेहनत करेगा, लगन से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो पक्के से आगे बढ़ जाएगा. 100%. तो हमारे केस में क्या होता था कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे क्लास में 50 बच्चे थे. अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी, और मतलब ठीक है पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, पर प्रॉब्लम यह था कि आधे से ज्यादा बच्चे मैंने देखा कि सीरियस ही नहीं है पढ़ाई में. मतलब हाँ, अगर कोई दिक्कत है पर्टिकुलर तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस ही नहीं हो तो आपको कितनी किताबें दे दो, आपको कितना ही पैसा दे दो, आप क्या करोगे? तो मैंने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. जैसे ही मेरा 10वीं पास हुआ, हमारे क्लास के आधे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए. कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिए, कुछ लोग मतलब फेल हो गए, कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया, आगे पढ़ाई करना छोड़ दिया. तो फिर मेरा तो जर्नी आगे आगे चलता गया. मैंने इंजीनियरिंग भी कर लिया, MBA भी कर लिया, पर मेरे दिमाग में हमेशा ही एक बात खटकता रहता था कि हमको यही बैकग्राउंड पे आके, जहां पे मैं रहता हूं, यहीं पे मेरे को कुछ तो काम करना है. तो फिर मैं रियलाइज कर रहा था कि अच्छा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स का. तो मुझे पता चला कि ये 2-3 चीज है जो सबको चाहिए होता है. कोई भी स्टूडेंट के लिए ये 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है. एक, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा कंपनी मिलना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि उसका जो प्रिंसिपल्स है लाइफ में, वैल्यूज है, जो अच्छी एक आदत है, वो बहुत जरूरी है. और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मेंटोरशिप. तो जैसे आजकल हम बहुत देखते हैं कि यूट्यूब या कहीं पे मोटिवेशनल स्पीकर एक बार स्पीच देते हैं, कहीं पे एक प्रोग्राम होता है, वो चले जाते हैं. पर मेंटोरशिप का ये मतलब नहीं होता. मेंटोरशिप का मतलब होता है कि वीक बाय वीक या 15 दिन में तुम एक बार तो उनको मिलो. तो ये 3 चीज मेरे को पता चला, मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 3 मेन प्रॉब्लम है अपने को, अपनी लोकेलिटी में स्टूडेंट्स के लिए ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने. और जब मैं MBA मतलब जब मेरा इंजीनियरिंग ही कंप्लीट हो गया था, इनफैक्ट उसी टाइम मैंने सोच लिया
मेरा जॉब भी मुंबई में था कि अब टाइम है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने दर्पण वर्ली करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। तो दर्पण वर्ली में हमने ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हम हर संडे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट के लिए, वहां पे स्टूडेंट को अच्छी कंपनी मिल जाती है। हम वहां पे दर्पण वर्ली में इंश्योर करते हैं कि उनको वैल्यू बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड मॉरल एजुकेशन मिले। कभी हमारे सेशन भगवत गीता पे होते हैं, कभी कैरेक्टर बिल्डिंग पे होते हैं, और हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं, कभी IIT, कभी NITs, कभी IISc, कोई CA, कोई डॉक्टर, ऐसे स्पीकर्स को बुलाते हैं। और हम उसके बाद जो जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनको 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। तो दर्पण वर्ली में आपको सुन के खुशी होगी कि 6 साल हो गए इसको चालू होके, और हमने 6 साल में लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अकेडमिकली हेल्प किया है। काफी स्टूडेंट्स का अकेडमिकली फायदा हुआ है, और इस साल हम लगभग 50 स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। आज मेरे फ्रेंड्स उसको चलाते हैं, मैं आज भी उनके साथ हूं, पर ये मेरा सोशल वर्क का जो मेन मेरा पार्ट है एजुकेशन में, वो ये है। मैं मेजरली 3 फील्ड में काम करता हूँ, एक एजुकेशन, दूसरा गवर्नेंस। तो मैं गवर्नेंस में भी सोशल वर्क करता हूँ। जैसे कोई पॉलिटिशियन है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLA है, अगर इनको अपने एरिया में कोई अच्छा सोशल प्रोजेक्ट करना हो, तो उनके पास एक आइडिया देने वाले लोग या स्ट्रेटेजी अच्छा बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो मैं उनको उस लेवल पे हेल्प करता हूँ। तीसरा, मैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता हूँ, जैसे इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जैसे एक फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चल रहा है, या इनका एक यूथ को भगवत गीता सिखाने का प्रोग्राम चल रहा है, या मंदिर का इंटरनल मैनेजमेंट चल रहा है। ऐसे अलग अलग मंदिर है जिनको अलग अलग प्रॉब्लम्स है स्ट्रेटेजी लेवल पे, उसमें मैं हेल्प करता हूँ। तो मेजरली मैं 3 फील्ड में, एजुकेशन, गवर्नेंस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 फील्ड में मैं सोशल वर्क करता हूँ। तो इन रियल टर्म्स यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, या विच इज ग्रेट। सो हमें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सर आप अपने स्पेयर टाइम में पोइट्रीज लिखते हैं, तो वो पोइट्री जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। तो ये काफी अच्छा सवाल है वैसे। तो मेरा पोएटिक जर्नी एज इन सुनने से ही शुरू हुआ था। जैसे मैं कुमार विश्वास का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं पहले कुमार विश्वास की काफी पोएट्री सुनता था। तो मैं एक पोएट्री आपको भी सुनाना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को बेसिकली। तो पोएट्री ऐसे शुरू होती है कि तुम्हीं पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। तो अदावत का मतलब होता है कि दुश्मनी। ओके। तो तुम्हीं पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कहीं जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से, कि कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। तो ये पोएट्री कुमार विश्वास ने ऐसे लोगों के लिए लिखी थी कि जो बहुत पॉपुलर है पर सिंगल है। अरे सही है सर। सर ये तो कुमार विश्वास की बात हो गई, आपने कुछ लिखा है तो वो भी सुना दीजिए। हाँ डेफिनेटली। तो मैं जस्ट 1 मिनट रिफर करके आपको सुनाता हूँ मेरी पोएट्री। तो जैसे मैंने MBA किया है, तो हर किसी का लाइफ में क्रश होता है ना, किसी ना किसी को। वो तो अपना मन है, मन तो पगला है, कभी पलट गया तो पलट गया, तो कोई ना कोई तो पसंद आता है। तो जैसे हमको भी कोई पसंद आया था, पर उनका लेवल बहुत ऊपर था। तो फिर जब वैसा था, तो सुनील जो है, एक जो बहुत फेमस पोएट है अपने हिंदी कम्युनिटी में, तो उनका एक पोयम है, उसका मैंने MBA वर्जन लिखा था। तो उनका पोयम कैसा होता है यूजुअली कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय। तुम हो दीपावली का बोनस, मैं हूं भूख की हड़ताल प्रिय। तो वो हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि लड़की बहुत ऊपर पोजीशन पे और लड़का बहुत एवरेज वैसा है। तो मैंने इसका MBA वर्जन लिखा था। वो MBA वर्जन ऐसा है कि मैं तपती आग का गोला हूं, तुम हो हिमालय की ठंडी बर्फ प्रिय। मैं तपती आग का गोला हूं, तुम हिमालय की ठंडी बर्फ प्रिय। हम छोटी सी कंपनी में इंजीनियर, तुम बड़ी कंपनी में कंसल्टेंट प्रिय। जितना हम करते हार्ड वर्क, उतना तुम करती चिल प्रिय। मतलब जितना हम करते हार्ड वर्क, उतना तुम करती चिल प्रिय। चाहे जितने लड्डू फूटे मन में, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। क्या बात। तो ये मैंने पोएम लिखी थी ऐसे ही। तो ठीक है। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। सो विल एंड द part 1 here. For part 2, keep watching and subscribe to our channel Guide Me Through.